अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जो कि सोने और चांदी के दाम को इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। गोल्ड तो पूरी तरीके से इंटरनेशनल खबर से ड्राइव हो रहा है इस वक्त। क्या अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे करके यहां से और कमजोर होगा दुनिया की नजर में, इसलिए ये सेंट्रल बैंक सोना खरीद कर इकट्ठा करते जा रहे हैं? बिल्कुल। और उसमें उसमें ये बात है कि वो तो खरीद ही रहे हैं। जो 2022 के बाद से जो घटना हुई उसके बाद से बहुत जबरदस्त खरीदारी किया गया। रसिया जो चल रहा था इकॉनमी, वो एक तरीके से तेल के भरोसे ही चल रहा था, क्योंकि इसकी इकॉनमी हो गई है बिल्कुल खराब। इन्फ्लेशन वगैरह काफी तेज भाग गया था वहां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और दुनिया भर में ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं जो सोने और चांदी के दाम में उतार और चढ़ाव का कारण बन रही है, इसी पर करेंगे चर्चा। खबर यह है कि चांदी 2 ही दिनों में 24,000 रुपए सस्ती हो गई है। 1 किलो चांदी की कीमत अब पहुंच गई है 2,42,000 पर। सोना आज ही के दिन में करीब 3,000 रुपए गिर गया है। कीमत 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर है। तो 13 फरवरी को लगातार दूसरे दिन सोने चांदी के दाम में गिरावट। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी की कीमत 2,41,000 पर है और एक जो 10 ग्राम सोना है उसकी कीमत हमने आपको बताई 1,51,000 के करीब पहुंची हुई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कौन से वो बड़े फैक्टर हैं जो कि सोने और चांदी के दाम को इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं। बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है उत्पल जी। थैंक यू। जबरदस्त गिरावट के बाद फिर थोड़ा सा सोना चांदी संभला और आज जब हम बात कर रहे हैं 13 फरवरी के दिन, वो कौन से बड़े फैक्टर्स दुनिया में हैं जो इस समय सोने और चांदी की कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए, सोना को तो ड्राइव कर रहा है अमेरिका का इकॉनमी पूरी तरीके से, और उसमें जो नए फेड शिप आएंगे और उस पर जो बातें उभर कर सामने आ रही है कि उसको नोट छापना पड़ेगा और तमाम बातें, वो एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन देखिए, ऐसा है कि सोना चांदी पे जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता रहेगा। और चूंकि गोल्ड तो पूरी तरीके से इंटरनेशनल खबर से ड्राइव हो रहा है इस वक्त, चूंकि गोल्ड महंगा है और जो कहा जा रहा है कि यहाँ से 20% और वैल्यू लेगा वो और महंगा होगा। तो ऐसे समय में बहुत सारे लोग खरीद बेच करते रहेंगे और जो खबर आती रहेगी, खबर के हिसाब से काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। ये तो फैक्ट है। अब चूंकि कल ये खबर आ गया, ब्लूमबर्ग ने एक खबर छापा कि रसिया जो है वो डॉलर सिस्टम पे वापस लौट रहा है, क्योंकि रसिया जो है वो यूक्रेन लड़ाई के बाद से अमेरिका ने जिस तरीके से उसका डॉलर फ्रीज कर दिया था और उसके बाद से पूरे दुनिया के इंटरनेशनल बैंक ने खरीदारी करना शुरू कर दिया जमकर गोल्ड पे। तो उसके बाद से जो है ये रसिया वापस चला गया था, अपने लोकल करेंसी पे करने लगा था। हम लोग भी जो तेल मंगाते थे वो रूबल पे मंगवाते थे। तो उसके बाद से ये खबर, जो ब्लूमबर्ग की एक खबर छपी है, काफी ऑथेंटिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट होती है, हालांकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रेमलिन में एक मेमो जारी किया गया, उस मेमो के हवाले से उसने इस खबर को ब्रेक किया। अब उसका यह असर हो जाएगा कि अगर रसिया चला जाता है अमेरिका की झोली पे, तो डॉलर को लेकर जो तमाम चीज जो चल रहा था, अगर आप कहें कि ब्रिक्स कंट्री का जो पूरा मुहिम था या जो पूरे इंटरनेशनल बाजार में जो था, उस पर एक बहुत जबरदस्त धक्का लग सकता है। तो ये खबर जो है ये गोल्ड के बाजार के लिए जो है थोड़ा सा इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझना जरूरी है। रशिया किसी भी देश से व्यापार के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर रहा था। अमेरिका रशिया के बीच में जबरदस्त तनातनी थी, यहां तक कि 300 बिलियन डॉलर का जो रशिया का पैसा था वो फ्रीज कर दिया था अमेरिका ने अपने, जो उसका पैसा अमेरिका में था, जो संपत्तियां थी वो फ्रीज कर दी गई थी। और इस वजह से दुनिया का विश्वास डॉलर से उठ गया था कि कल को अगर अमेरिका का हमारे साथ पंगा हुआ तो अमेरिका हमारी संपत्ति, हमारा पैसा भी इसी तरीके से फ्रीज कर सकता है जैसा कि रशिया के साथ किया। डॉलर पर से विश्वास उठने लग गया था लोगों का, इसीलिए दुनिया भर के बैंक सोना खरीद रहे थे। अब अगर रशिया एक बार फिर से डॉलर पर भरोसा जताता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो सोने में दाम में जो तेजी आ रही थी वो उतनी तेज नहीं रह पाएगी। नहीं, वो एक फैक्टर होगा, मतलब आप उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली रसिया से नहीं जोड़ सकते। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें ये हो गया कि रसिया जो है बैकफुट पे चला गया था पूरी तरीके से। एक तो यूक्रेन लड़ाई में जब यूक्रेन ने बाद में क्या किया, उसके जो ऑयल को उसने जो है निशाना बनाना शुरू किया, जो भी वो जो ड्रोन के जरिए जो हमला कर रहा था। तो और तेल जो है सबसे बड़ा सोर्स था रसिया का, तो उसमें हमला किया तो उसमें 15 से 20% का नुकसान कर दिया उसने। तो वहां पे रसिया को एक प्रेशर पड़ा। दूसरा क्या होगा कि भारत की तरफ से भी जो तेल खरीदना कम हुआ है या बाकी जगह जो दबाव डाला जा रहा है, ईरान से जो है वो तेल भी मंगवाता था, ईरान पे भी जो चीजें चल रही हैं, तो रसिया जो चल रहा था इकॉनमी, वो एक तरीके से तेल के भरोसे ही चल रहा था, क्योंकि इसकी इकॉनमी हो गई है बिल्कुल खराब। इन्फ्लेशन वगैरह काफी तेज भाग गया था, वहां बीच में 22% के आसपास आ गया था, बाद में उसको इंप्रूव किया गया था। ये तमाम फैक्टर था। और दूसरी बात की
यहाँ अभी जो धक्का लग रहा है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि रसिया मजबूरी में ही डॉलर की तरफ जाने की बात जो उसने खबर ब्रेक की है ब्लूमबर्ग ने, अगर ब्लूमबर्ग की खबर सही है तो, अब तक कंफर्मेशन आया नहीं है उनके तरफ से, रसिया की तरफ से, अगर ये खबर सही है तो एक तो जो जो उनके पैसे जो सीज किए गए थे, जो डॉलर सीज किया गया था, वो रिलीज हो जाएगा, उससे रसिया को थोड़ा सा राहत मिलेगा, और तमाम फैक्टर है। लेकिन इसमें है क्या, गोल्ड के साथ है कि बाकी चीजें भी देखी जाएगी, क्योंकि अमेरिका का जो इकॉनमी है वो एक बड़ा पहलू है। जिस तरीके से उसका जो कर्ज और जीडीपी का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें साल की शुरुआत में ही जो है 36 ट्रिलियन था, अभी 38.5 ट्रिलियन हो गया, 2 ट्रिलियन के आसपास जो है वो बढ़ जा रहा है। ब्याज दर जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ गया। अभी 10 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मैच्योर होना है, उसके लिए फिर से बॉन्ड जारी करना पड़ेगा, और बॉन्ड का जिस तरीके से वेटेज उसका घट रहा था, तो ये तमाम कई सारी परेशानियां हैं वहां पे। तो इसके कारण जो है ये भी जो चीज रहा है, इसका भी एक असर देखा जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल एक छोटी सी चीज जो है वो, हालांकि दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबे समय तक, दशकों तक अमेरिका का जो डॉलर है उसमें दुनिया का भरोसा कायम रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये भरोसा अब कम होता चला जा रहा है। एक तो अमेरिकी नीतियों की वजह से भी, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भी, और अमेरिका की इकोनॉमी की हालत को देखते हुए भी, अमेरिका के कर्ज के वजह से भी। क्या अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे करके यहां से और कमजोर होगा दुनिया की नजर में, इसलिए ये सेंट्रल बैंक सोना खरीद कर इकट्ठा करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो कीमत उनके पास है, यानी कि जो डॉलर उनके पास है, हो सकता है आने वाले समय में उसकी कीमत, उसकी वैल्यू उतनी ना रह जाए। बिल्कुल, और उसमें उसमें ये बात है कि वो तो खरीद ही रहे हैं। जो 2022 के बाद से जो घटना हुई, उसके बाद से बहुत जबरदस्त खरीदारी किया गया। 1000 मैट्रिक टन जो है हर साल खरीदा जा रहा था, सिर्फ जो है पिछले साल जो है 2025 में जो है वो 830 के आसपास खरीदा गया, मतलब 1000 टन से नीचे खरीदा गया। तो अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए, अच्छा दूसरी बात होगी कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जो बाकी कंट्री का करेंसी जो है वो भी कमजोर होने लगा था। तो अपनी करेंसी को मजबूत देने के लिए डॉलर पे वो निर्भर करता था, फॉरेन रिजर्व डॉलर रखता था। डॉलर ऑलरेडी कमजोर हो रहा था और उसकी करेंसी भी कमजोर हो रहा था। जैसे चाइना के साथ देखिए कि चाइना का करेंसी कमजोर होने लगा था, जिस तरीके से वहां डिफ्लेशन बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट उसका जो है बिल्कुल बैठ गया है, पूरी तरीके से फंसा हुआ है वो, तो वो उसका युआन भी जो कमजोर हो रहा था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए वो जो है गोल्ड खरीद रहा था। तो दोनों कारण हो रहा है कि अपनी करेंसी को भी मजबूती प्रदान करना, साथ में डॉलर वाला। अच्छा, डॉलर भी पिछले एक साल में 11% के आसपास गिर गया है, तो उसका भी वैल्यू तो गिर ही रहा है ना। तो उस चीज को ये करने के लिए तमाम चीज है, कई सारे फैक्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भी होगा ये तात्कालिक तो जैसे जैसे डॉलर कमजोर होता जाएगा, सोने में इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, यानी कि आप मान के चलिए, क्या ये मानकर हमारे दर्शकों को चलना चाहिए कि अभी शॉर्ट टर्म में आपको भले ही सोने में उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना ही है जो दुनिया को लग रहा है कि वो उसे बचाएगा, और असली कीमत जो है वो सोने में दिख रही है उनको? बिल्कुल, देखिए मायर मिकन का एक जो है वो रिसर्च आया था, जो करेंसी पे और जो है गोल्ड पे रिसर्च करते हैं, बहुत शानदार रिसर्च होता है इनका। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से जो फेड के पास जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का उसका पूरा बैलेंस शीट है, और उसको नोट छापना पड़ेगा। क्या होगा कि जब पैसे इंटरेस्ट रेट जो कम किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा, तो बॉन्ड यील्ड भागेगा। बॉन्ड यील्ड भागेगा तो लोग खरीद करने के लिए आएंगे नहीं, अपना बॉन्ड बेचने लगेंगे। तो बॉन्ड यील्ड को कम करने के लिए इनको नोट छापना पड़ेगा। तो नोट छपेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि वो 6.6 ट्रिलियन डॉलर का उसका जो बैलेंस शीट है फेड का, उसको एक्सीड करेगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको गोल्ड से सपोर्ट किया जाएगा। तो गोल्ड जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि गोल्ड जो है वहां $42.22 प्रति आउंस पे वो फिक्स किया हुआ है, अब तक उसको रिवाइज नहीं किया गया है। तो जैसे ही आप उसको रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके आप इसको एक बड़े सोर्स पे लाकर देते हैं, तो जैसे ही आप उसको देते हैं बड़े सोर्स पे लाकर, तो फिर जो है वो गोल्ड की कीमत भाग जाएगी। जिसमें वो कह रहे थे कि 0.17% अभी टोटल है गोल्ड, उसके वैल्यू के हिसाब से $42 के हिसाब से। अगर इसको 25% करते हैं या 33% करते हैं, तो ये गोल्ड जो है फिर चला जाएगा $8300 प्रति आउंस पे चला जाएगा। तो ये चीज किया जा रहा था। तो उसके रिपोर्ट में जो रिपोर्ट छपी है वो काफी ऑथेंटिक लग रहा था मेरे को। उसका पूरे रिसर्च को मैंने पढ़ा, तो ये काफी जो है उसमें लग रहा था कि वो जो है अमेरिका जो है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि $42 में ही उसका गोल्ड पड़ा रहे। उसको जो है रीबैलेंस किया जाएगा, उसको रीसेट किया जाएगा, और रीसेट किया जाएगा तो गोल्ड की कीमत अपने आप जो है पूरे इंटरनेशनल बाजार में उसको अपने आप जो है उस पोजीशन को ले लेती है। ये ऐसा देखा गया है।
तो ये सब चीजें हैं, काफी उतार यानी चढ़ाव है। भारत में बैठे हुए एक आम निवेशक के लिए, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक आम निवेशक के लिए जरूर कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में पूरी दुनिया को जो वैल्यू है वो सोने में ही नजर आ रही है और ये वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसके घटने का कोई कारण नजदीकी भविष्य में तो नजर नहीं आ रहा। ठीक कह रहा हूं मैं? देखिए, यहाँ ना आदमियों के साथ दिक्कत क्या है कि जो चीज देखते हैं, हम भी अपने YouTube चैनल में देखते हैं, लोगों को धैर्य नहीं है। लोग को सोचता है कि ये कैसीनो है, जो गोल्ड और सिल्वर मतलब कि जुआ खेलो, आज 10% भाग जाए, कल 20% भाग जाए, 30% भाग जाए, इस लोभ में रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो इकोनॉमी जो ग्रोथ करती है वो, अगर अच्छे से स्मार्टली आप पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 14 से 15%, 20% ही मैक्सिमम मिल पाता है। मतलब 20% तो रेयर कोई मिल पाता है, वो तो वॉरेन बफे साहब को मिल पाता है जो है, बाकी लोगों को तो 14%, 15% के आसपास ही मिलता है। लेकिन लोगों को धैर्य है नहीं यहाँ पे। लोग चाहते हैं कि पैसा लगाएं और ऊपर भाग जाए, और सट्टा उट्टा खेलते हैं। तो ये जो है ना, बहुत ही मतलब जो जनता का रिएक्शन हम देख रहे हैं, मेरे को तो इतना दुख पहुंच रहा है कि क्या सोच है इन लोगों का। और ये चीज हमने जो देखा है, जो हमारा 30 से 32 साल का अनुभव रहा है शेयर बाजार में और तमाम जगहों पे, कि ये कभी कमा के नहीं जा पाते। ऐसे बहुत सारे आते हैं, कुकुर मुत्ते की तरह उगते हैं और खत्म हो जाते हैं। ये चीज जो है पूरे सफरनामा हमने देखा है। हमारे साथ ही कितने मित्र थे, कहाँ गायब हो गए पता भी नहीं चला, कितने बर्बाद हो गए, कितने का घर बिक गया। तो ये सट्टेबाजी की जो लत लग जाती है और जल्दी जो पैसे कमाने की लत में ये आदमी सब जो है अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि धैर्य नहीं है इनको। और एक खबर देखते हैं तो पैनिक में आ जाता है। आज मान लीजिए ब्लूमबर्ग की खबर छप गई तो पैनिक में आ जाएगा, वो बेच देगा आज। तो भैया ऐसे करोगे तो ना खरीद पाओगे ना बेच पाओगे, कर क्या रहे हो आप लोग? तो आप पहले अपने आप को, अपने माइंड सेट पे काम करो। माइंड सेट जब ठीक हो जाए तब फिर जाकर इन्वेस्ट करना। चांदी को लेकर बात करते हैं। चांदी को भी अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल घोषित कर दिया। चाइना तो बाहर निकलने दे नहीं रहा है चांदी को, और अब दुनिया देख रही है कि चांदी का इंपॉर्टेंस किस तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। कमाल की बात यह है कि सोना हमने जितना आज तक निकाला, करीब 2 लाख मैट्रिक टन, वो तो दुनिया में उपलब्ध है, लेकिन चांदी आज तक जितनी निकाली गई उसमें से बहुत कम उपलब्ध है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री जहां पर वो यूज हो जाती है और फिर शायद आप उसे वापस ला भी नहीं पाते, रिसाइकल बहुत कम हो पाती है, और नई इतनी निकल नहीं रही, ज्यादातर डील पेपर पर हुई है। तो ऐसे में लोगों को लग रहा है कि चांदी की जो कीमत है वो भी अभी काफी सप्रेस की हुई कीमत है। जब एक्चुअल कीमत सामने आएगी तो शायद लोगों को और भी ज्यादा हैरानी होगी, चांदी इससे बहुत ज्यादा आगे जा सकती है। देखिए, चांदी में ना एक प्रेशर जोन बना रहेगा। चांदी जैसे ही ऊपर जाएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ेगा, $100 को तोड़ता है अगर फिर से दोबारा, तो फिर एक जो है उसमें प्रेशर जोन आएगा। देखिए, चांदी के साथ क्या है कि गोल्ड तो काफी कम है, चांदी है थोड़ा ज्यादा। चांदी जो है वो लगभग अगर जो इंडस्ट्री में खत्म हो जाने के बाद भी जो है 7 लाख जो है मैट्रिक टन के आसपास एग्जिस्ट करता है मार्केट में। लेकिन वो कहानी नहीं है। कहानी ये है कि देखिए, अभी जो इंडस्ट्री के लिए जो डिमांड सप्लाई का था, वो ब्लूमबर्ग की ही रिपोर्ट थी। वही ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। उसने चाइना में घूम घूम कर स्टोरी फाइल किया कि किस तरीके से चीन में जो है सिल्वर का पूरी तरीके से शॉर्टेज देखा जा रहा है। और चीन में जो है जो उसका जो संघाई एक्सचेंज है, जहां पहले कभी 3000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर होता था, अभी हाल के दिनों में 1000 टन के आसपास होता था, अभी वो 350 मैट्रिक टन के आसपास आ गया। बीच में तो 310 के आसपास आ गया था, वो थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। और साथ में जो शेनज़ेन है उसका शहर, वहां पे जो सिल्वर जो है मिल नहीं रहा था, काफी हाई प्रीमियम में दे रहे थे, वो पूरी खबर छुपी थी। तो सिल्वर को लेकर चीन में एक क्राइसिस उभर कर सामने आ रहा है और वहां के रेट से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी बात कि भारत में भी जो खरीदारी हुई, जो रिपोर्ट आया सामने, जिस तरीके से यहाँ पे लगभग जो है 10% ज्यादा सिल्वर खरीदा गया है जो है अभी हाल के दिनों में। और ईटीएफ में भी हमने देखा कि किस तरीके से जो जनवरी माह का था कि गोल्ड में 24,000 करोड़ के आसपास जो ईटीएफ में पैसे लगे हैं, गोल्ड बीसी में, गोल्ड वाले ईटीएफ में, जबकि पूरे शेयर बाजार में जो एसआईपी आया वो 24,000 का था और गोल्ड में इकलौता 24,000 था, और 15,000 अदर्स थे जिसमें कि सिल्वर का एक बड़ा पोर्शन था। तो ये पैसे आए हैं, तो वो भी सिल्वर इंडिया भी आ रहा है। तो सिल्वर को लेकर चीन और इंडिया में तो कहानी एज इट इज है। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट देता है, उसी तरीके से सिल्वर इंस्टीट्यूट की आज रिपोर्ट आई है, जिसपे कि आज ही मैंने उसको पढ़कर उस पर एक बुलेटिन भी बनाया था कि उसका यह कहना है कि जो सिल्वर और का जो डिमांड है, इंडस्ट्री वाला डिमांड, उसमें 2% की कमी आएगी। लेकिन ओवरऑल डेफिसिट रहेगा, 2000 मैट्रिक टन का डेफिसिट रहेगा। जो पिछले 5 साल से जो डेफिसिट चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन इंडस्ट्री में जो बता रहे हैं कि जो डिमांड में कमी होगी
चीन में भले इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं है, पूरे दुनिया का भी इंडस्ट्री है। इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने जो रिपोर्ट दिया कि उसमें 2% कमी, यानी मतलब कि 400 नहीं, मैट्रिक लेकिन टन। उत्पल जी कमी क्यों? अब तो डिफेंस सेक्टर में आप चले जाइए, तब भी आपको ज्यादा सिल्वर चाहिए। आप एनर्जी को आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से, तो भी आपको ज्यादा सिल्वर चाहिए। तो चाहे डिफेंस हो चाहे एनर्जी हो, डिमांड तो बढ़ती चली जा रही है सिल्वर की। बिल्कुल, देखिए 7,000 मैट्रिक टन जो है सोलर पैनल में लगता है। हाँ। इस पे मैंने भी एक बार रिसर्च किया था कि 5 कंपनियों ने सोलर पैनल पे थोड़ा सा लेना कम कर दिया था, या टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया था कि वो कम, जो इतना भी सिल्वर लगता था उससे कम लगेगा सिल्वर। और साथ में कुछ एक कंपनियां जो है कॉपर की तरफ मूव कर रही थी, वैसा टेक्नोलॉजी उस तरफ मूव कर रहा था। तो इस पे मैंने जब जोड़ा था तो 500 मैट्रिक टन मेरे पास उभर कर सामने आ रहा था कि उसकी कमी होगी सोलर पैनल में, क्योंकि 7,000 मैट्रिक टन की जगह वहां बढ़ने के बजाय घट जाएगा। लेकिन अभी जो रिपोर्ट आया है इनका, इसमें एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिया है, लेकिन उनका कहना है कि सोलर पैनल से एक तेज घट रहा है। तो जो उसके हिसाब से मान लीजिए कि जो घट रहा है और 400 मैट्रिक टन की टोटल कमी है। तो हमने तो 500 का कैलकुलेट किया था, लेकिन उसमें ज्यादा घट रहा है, क्योंकि साथ में वो बता रहे हैं कि एआई और ईबी में बढ़ोतरी है। क्योंकि एआई में जिस तरीके से डाटा सेंटर बन रहा है, और डाटा सेंटर के लिए जो सिल्वर जो है वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है, तो वहां इस्तेमाल होगा, वहां कॉपर का इस्तेमाल नहीं होगा, वहां सिल्वर का इस्तेमाल होगा। और डाटा सेंटर प्रचुर मात्रा में खुल रहा है, तो वो उसमें इस्तेमाल होगा जमकर। दूसरी बात की ईवी गाड़ियां जो अभी चल रही है, जो अभी जो ईवी बैटरी बनता है उसमें 20 से 25 ग्राम जो है वो सिल्वर लगता है मात्र। वो 1 केजी वाला अभी नहीं आया है। जो सैमसंग का जो बैटरी आना है 1 केजी वाला, वो 2027 से आएगा। अभी उसमें विलंब है, 2027 के भी अंत से आएगा। और उसके लिए एक माइन उसने ऑलरेडी हायर कर रखा है जिसमें 400 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर है। तो वो कहानी अलग हो गई, वो सीधा लेगा वो माइन से और वो आ जाएगा। और ये वाला जो 25 मतलब जो ईवी गाड़ी बढ़ रहा है, जिस तरीके से क्रेज बढ़ता जा रहा है ईवी गाड़ी का, तो सिल्वर का डिमांड आएगा। तो सिल्वर का डिमांड इन दोनों जगह से बहुत तेज आएगा। लेकिन सोलर पैनल में चूंकि पहले क्या था कि जब सिल्वर सस्ता था तो सोलर पैनल जो बनता था, सस्ता बनता है सोलर पैनल, तो उसमें 7% सिल्वर की कीमत रहती थी। वो सिल्वर का जो कीमत भागा तो वो बढ़कर 28% के आसपास हो गया है। तो 28% काफी महंगा सोलर पैनल बन जा रहा है। तो जिसके कारण वो लोग कम टेस्टिंग वाला और दूसरी कॉपर वाली टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो देखिए वो आउटलुक है, 2026 का आउटलुक है। जैसे हम लोग रिसर्च करने के बाद एक आउटलुक देते हैं, उसी तरीके से उसके इकोनॉमिस्ट ने एक आउटलुक दिया है। और आउटलुक और हकीकत में अलग कहानी हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे किस तरीके करेगा। जो हकीकत में ये है कि अभी चाइना में क्राइसिस है और इसके आउटकम के हिसाब से 2% की कमी है, लेकिन डेफिसिट फिर भी 2000 मैट्रिक टन का है। क्योंकि लोग जो हैं वो इन्वेस्ट बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में जो है 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि ज्वेलरी में 7% की नरमी देखी गई है। क्योंकि लोग जो ज्वेलरी खरीदते रहे थे, कीमत बढ़ जाने के कारण थोड़ा कम खरीदने लगे हैं पूरे वर्ल्ड में। और 17% जो है जो ज्वेलरी वाले जो बर्तन खरीदते थे, चांदी वाले जो बर्तन खरीदते थे या सजाने का जो सामान खरीदते थे, उसमें 17% की कमी देखी गई है। हालांकि 17% उसका सिर्फ 243 मैट्रिक टन के आसपास होता है, तो वो कमी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर उसने जो रिपोर्ट उभर कर सामने आया, मोटे तौर पर इतना है कि डेफिसिट पिछले साल भी था, डेफिसिट अब भी है। बस खाली इसमें एक जो इशू है कि इन्वेस्टमेंट 20% से बढ़ गया है। तो जो ये इन्वेस्टर जो है, इसलिए आपको $100 वाला हम बता रहे थे कि $100 से ऊपर जैसे ही जाएगा, वो जो इन्वेस्टर जिसने 20% जो राइज हुआ है वो बेचने के लिए आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल रहता है उत्पल जी कि सोने और चांदी के दाम तय कहां पर होते हैं और कौन से फैक्टर इनको तय करते हैं? एमसीएक्स में तय होता है, कॉमेक्स में होता है, कहां पर यह तय होता है? अमेरिका में होता है या किसी और जगह पर होता है? और ये कैसे वो तय करते हैं? और क्या इसमें कुछ गलत होने की आशंका भी रहती है? किसी तरीके का मैनिपुलेशन भी संभव होता है? नहीं, तो कंप्लीट मैनिपुलेशन है। गोल्ड के साथ तो नहीं कर सकते, सिल्वर के साथ तो कंप्लीट मैनिपुलेशन होता है। क्योंकि ये जो है वहां पे डेरिवेटिव्स मार्केट के जरिए इसका रेट खुलता है। एक तरीके से देखें तो वो जो पेपर पे काम करते हैं, वो जैसा कि हम एक रिसर्च कर रहे थे कि 2016 से लेकर 2023 तक 7 साल तक सिल्वर जो है वो $20 के आसपास रहा। 2016 में भी $20 प्रति आउंस था और 2023 में भी वो 2022 तक तो $20 ही था, 2023 में आकर वो $22 हुआ था। तो आप सोचिए कि 7 साल तक सिल्वर जो है उसी जगह पे दबा रहा, एक ही जगह पे दबा रहा। तो वो दबा कहां से? डिमांड सप्लाई तो बढ़ ही रहा था। अगर आप देखें कि जो है वो था ही, लेकिन उसमें क्या था कि 2020 से पहले डिमांड थोड़ा कम था, सप्लाई ज्यादा था।
तो उसका फायदा उठाया। फिर भी बाकी चीजों को देखते हुए ऐसा नहीं कि वो $20 पे ही रुका रहना चाहिए था। तो पेपर के जरिए पूरा मैनिपुलेट करके उसको रोका जाता है और उसके बाद से डिमांड तो सप्लाई का अब जब क्या वो गैप बढ़ने मैनिपुलेशन लगा, इतना आसान नहीं रह गया है? हाँ मैनिपुलेशन में थोड़ी दिक्कत तो हो रही है अभी, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा गया है, जो अभी मार्च महीने में जो एक्सपायरी है उसमें से मई महीने में बहुत जबरदस्त रोल ओवर करते हुए देखे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि पहले जो मैनिपुलेट करते थे जिस तरीके से डिमांड, मतलब जैसा कि हम बताया आपको कि 2020 तक जो है ज्यादा सामान आ रहा था और मांग कम था, तो मैनिपुलेशन हो जा रहा था। अब लेकिन जो गैप बढ़ गया तो उसके कारण जो है ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इस साल भी अगर आप देखें 2000 के आसपास जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं कि 2000 मैट्रिक टन की जो कमी होगी, तो वो भी कमी तो दिख ही रहा है ना, भले इन्वेस्ट करे चाहे जो भी हो। और इन्वेस्टर भी अलग अलग किस्म के होते हैं। एक इन्वेस्टर जो है खरीद कर भूल जाने वाला होता है, लाइफ लॉन्ग रखने वाला होता है। एक इन्वेस्टर मौके का फायदा उठाता है, लेकिन फिर वो इन्वेस्टर को चस्का लगा रहता है, फिर वो वापस लौटता है। ये जैसा अपने शेयर बाजार में भी देखते हैं और जगह पे देखते हैं कि बेचने के बाद फिर दौड़ कर लौट के आता है। शेयर बाजार में तो चलिए ऑप्शन है, एक शेयर बेचा दूसरे शेयर को उछल के चले गए। सिल्वर और गोल्ड में कहाँ जाएंगे आप? हाँ। या तो सिल्वर में जाएंगे या गोल्ड में जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे तो कॉपर पे जाएंगे। तो ये चीज होता है। प्लेटिनम समझ में आता नहीं है लोगों को ज्यादा, तो प्लेटिनम की तरफ जाते नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये चलता रहेगा। ये तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, लेकिन क्या फैक्टर इन्हें ड्राइव कर रहे हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर पैनिक क्यों नहीं करना चाहिए? इसीलिए हम आप तक एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं। उत्पल जी से हम लगातार इस तरह की चर्चा करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। छोटा सा ब्रेक।